क्लास 10th में है और 1 मार्च को मेरे प्यारे बच्चों गणित का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा स्पेशल है। आज मैं आप लोगों को गणित का एक वायरल पेपर बताने वाला हूँ। अभी 2025 बोर्ड एग्जाम का कोड देख सकते हो। कोड है 822HW मेरे प्यारे बच्चों, और इस कोड का पेपर 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आज की इस वीडियो सबसे ज्यादा खास होने वाली है। अगर एग्जाम के एक दिन पहले भी इस वीडियो को देख रहे हो तो पूरा का पूरा देख के जाना, क्योंकि हर एक प्रश्न का मैंने सोल्यूशन बता रखा है इसमें। और यह पेपर जो है 70 नंबर का, और आज ही मैं आप लोगों को 70 में 70 नंबर पक्का करा दूंगा। तो हल करने के लिए आपके पास समय है 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा इस पेपर को हल करने के लिए। गारंटी है मेरा कि अगर इस वीडियो को देख लेते हो और हर एक प्रश्न को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो देखिए, सबसे पहले नीचे यहाँ पे नोट लिखा है। नोट पढ़ना बहुत जरूरी है। नोट में बोला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट में इस पेपर को आप पढ़ोगे और 3 घंटे में आप इस पेपर को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ये जो है ये नोट में दिया है। इसके बाद निर्देश नीचे दिया गया है। निर्देश में पहला निर्देश बोला है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। इसमें जितने प्रश्न दिए गए हैं सारे प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा जो है वह है कि इस प्रश्न पत्र के अ और ब 2 खंड है। मतलब यह पेपर जो है 2 खंडों में विभाजित है। एक तो खंड अ में, दूसरा खंड ब में। 2 खंडों में यह पेपर बना हुआ है। तीसरा है कि खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। खंड अ में जो है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक प्रश्न जो है 1 नंबर का। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद अगला निर्देश है खंड ब। खंड ब में कुल 5 प्रश्न है। खंड ब में टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है, 5 है। इसके बाद है कि प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड आपको करने हैं। आगे देख लीजिए क्या है, कह रहा है कि प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। मतलब हर एक प्रश्न के आगे आपको बताया गया होगा कि प्रश्न कितने नंबर का है। 1 नंबर का है, 2 मार्क्स का है, कि 3 मार्क्स का है, कि 4 मार्क्स का है। जितने नंबर का होगा उसके सामने लिखा हुआ मिलेगा आपको। इसके बाद देखिए अगला निर्देश क्या है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। कह रहा है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम तक करते जाइए। जो प्रश्न नहीं आ रहा उसको छोड़ दीजिए, समय नष्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा गारंटी है कि अगर वीडियो को पूरा देखते हो तो ऐसी नौबत आइए नहीं करेगी कि आप उस छोड़ के बढ़ोगे आगे। पूरा का पूरा प्रश्न करते चले जाओगे, ठीक है। कोई भी प्रश्न छोड़ ही नहीं सकते हो अगर इस वीडियो को पूरा देखते हो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरे पूरे प्रश्न को सोल्यूशन किया है। इसके बाद है कि यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए। उस पृष्ठ पर कोई हल न कीजिए। कह रहा है कि जाहिर सी बात है कि मैथ का पेपर है तो उसमें रफ कार्य करोगे, तो रफ कार्य करना है तो आपको कॉपी के लास्ट पेज पे आप रफ कार्य कीजिए, फिर उसको काट का निशान आप लगा दीजिएगा और लिख भी दीजिएगा रफ कार्य। उस पर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है आप लोगों को, उस पर सिर्फ रफ कार्य ही होने चाहिए, फिर उसको काट भी देना है। इसके बाद है रचना के प्रश्नों को हल में रचना न मिटाएं। यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखें। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे रचना वाला, तो जो रचना वाला प्रश्न करोगे तो उसमें जो भी रचना किए रहोगे उसको छोड़ देना है। पेंसिल द्वारा किए रहोगे ना तो उसको छोड़ना, मिटाना नहीं है। उसको ऐसे ही आप लोगों को क्या कर देना है, छोड़ देना है। रचना वाले प्रश्नों को मिटाना नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उसमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचें। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएंगे। मतलब जो फिगर वाले चित्र हैं, जो फिगर वाले प्रश्न आते हैं तो उसको फिगर बनाना पड़ेगा। नहीं बनाओगे तो अशुद्ध माने जाएंगे, मतलब गलत माना जाएगा, नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो जो फिगर वाले प्रश्न है उसको फिगर आपको बनाना पड़ेगा। प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का पेपर। खंड अ देखिए, और खंड अ में बोला है बहुविकल्प के प्रश्न, तो यहाँ से पेपर आप लोगों का स्टार्ट होता है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा है। तो पहला प्रश्न देखिए, इसमें बोला है कि लसा, बोला है कि 12 और 21 का अगर लसा यहाँ पे 84 दिया गया है तो कह रहा है कि 12 और 21 का मसा ज्ञात कीजिए। मतलब कि 12 और 21 का लसा आपको दे रखा है और उन्हीं संख्याओं का आपसे पूछ रहा है कि मसा क्या होगा। उसके लिए एक फार्मूला होता है, बस तुरंत आंसर 2 मिनट के अंदर आ जाएगा। चलिए मैं एक पेज ले लिया उसको बताने के लिए। कहता है एक फार्मूला होता है कि अगर कोई भी संख्या एक ए है और कोई भी संख्या एक बी है, तो कोई संख्या ए है कोई संख्या बी है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो बराबर होता है उन्हीं दोनों संख्याओं के, ठीक है, उन्हीं दोनों संख्याओं के एलसीएम और गुणे उन्हीं दोनों संख्याओं के एचसीएफ के। यह फार्मूला अगर आपको याद है तो आसानी से कर पाओगे। या इसको आप ऐसे लिख दो कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है यहाँ पे एलसीएम गुणे एचसीएफ। शॉर्टकट में लिख दोगे तो आपको समझने में बिल्कुल आसानी होगी। देखिए इसको मैंने शॉर्टकट बना दिया। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब यहाँ पे जो वैल्यू दिया है बस रखिए। क्या बोला है, जैसे 12 है और 21, तब 12 को आप पहली संख्या मान लो और 21 को आप दूसरी संख्या मान लो, बस हो गया काम। तो पहली संख्या जो कि दिया है 12, तो पहली संख्या के लिए हम क्या लिख देंगे 12, गुणे दूसरी संख्या 21 है, दूसरी संख्या को हम क्या मान लेंगे 21 मान लेंगे, बराबर एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम आपको दे ही रखा है 84, तो एलसीएम की हम लिख देंगे 84 गुणे एचसीएफ। एचसीएफ मतलब मसा, मसा हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से सिंपल करेंगे क्या, जब हम लोग एचसीएफ यहाँ निकालेंगे कि एचसीएफ बराबर क्या होगा, तो यह संख्या तो ऐसे ही रहेगी
12 गुणे 21। अब ये जो 84 गुणा में है, 84 जब इस साइड भेजो तो 84 कहाँ जाएगा, भाग में, और इधर हो जाएगा बराबर। अब यहाँ से घटा लीजिए, तो घटाओगे तो 12 7 84, 7 बार में कट गया। और जब 7 से 21 को घटाओगे तो 7 त्रिके 21, 3 बार में कट जाएगा। तो 3 इधर बच गया, इधर बच गया। एचसीएफ, एचसीएफ मतलब क्या होता है, मसा। क्या होता है, मसा। आई हमसे पूछा है, तो एचसीएफ कितना गया, 3 आ गया। देखिए ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऑप्शन में ना दे। 3 का मतलब आप देख पा रहे हो, बिल्कुल सिंपल, पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यह अगर फार्मूला आपको मालूम है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर है एलसीएम गुणे एचसीएफ, तो हो गया। मैंने कहा था कि मैथ बिना फार्मूला के नहीं लगा पाओगे, तो बस मैथ में जितने फार्मूले सारे फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इसके बाद सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। हाँ, दूसरा प्रश्न देखिए क्या बोला है। बोला है कि एक बक्से में 6 नीले और 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। बोला है कि यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छाया निकाला जाता है तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता क्या होगी। और ये भी प्रश्न कितने नंबर के लिए है, 1 नंबर के लिए है। तो चलिए देखिए इसको कैसे लगाएंगे, पेज मैंने ले लिया, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखिए टोटल कितने गेंदे हैं, कंचे, अगर कंचे पूछा ना, कंचे कितने हैं, तो 6 नीले, 4 सफेद, 8 लाल। अगर तीनों को जोड़ दो तो 6 4 10, 10 और 18, तो टोटल अगर हम बात करें तो टोटल 18 कंचे हैं। ठीक है, टोटल 18 कंचे हैं। और बोला है कि यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छाया निकाला जाता है तो पूछा कि नीले रंग के होने की प्रायिकता है, तो टोटल कितने हैं, 18। तो नीचे तो आपका 18 रहेगा, और उसमें से निकाला जा रहा है क्या, नीले रंग की प्रायिकता पूछा। नीले की संख्या कितनी है, 6, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 6। बस 6 कम 6 6 18, 1/3। बस कॉमन सेंस, थोड़ा सा बस कॉमन सेंस लगाएंगे, आंसर बिल्कुल आपके सामने होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाएंगे तो आंसर आपके सामने होगा, 1/3 मतलब सी वाला ऑप्शन। इतना ज्यादा सिंपल है, बस एक बार प्रैक्टिस करके जाओगे ना, सारे प्रश्न करके चले जाओगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न ये आपका है तीसरा, कि किसी बारंबारता बटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 42 और 38.1 इसका माध्य होगा। मेरे प्यारे बच्चों, बहुलक आपको दे ही रखा है कितना, 42। इधर आपका माध्यक दे रखा है आपका 38.1। पूछ रहा है आपसे कि माध्य बताइए, इसके लिए एक फार्मूला होता है। चलिए मैं पेज ले लेता हूँ। चलिए देखिए मैंने पेज ले लिया। अब यहाँ मैं फार्मूला लिखता हूँ, बस फार्मूला आप लोगों को याद कर लेना। फार्मूला क्या कहता है कि बहुलक बराबर, ये याद होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। फार्मूला होता है कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य, -2 गुणे माध्य, यह फार्मूला होता है। अगर ये फार्मूला मालूम है तो आंसर बिल्कुल आपके सामने है। अब यहाँ पे बहुलक, बहुलक का मान 42, तो बहुलक की जगह हम लिखेंगे 42 बराबर 3 गुणे माध्यिका। ठीक है, तो माध्यक कहिए या माध्यिका कहिए, ठीक है। तो यहाँ पे माध्यक कितना दिया है, 38.1, तो यहाँ लिखेंगे 38.1 -2 गुणे माध्य। माध्य तो निकालना है, तो माध्य को हम लोग m से डिनोट कर देते हैं। माध्य क्या लिखे, m लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 42 बराबर, ये गुणा करेंगे तो 3 को गुणा 1 में करोगे तो 3, 3 कम 3, 8 त्रिके 24 को 4 हाथ से लगा 2, 3 तिहाई 9 2 11, 114.3, अब -2 को गुणा में करोगे तो हो जाएगा 2m। अब क्या करोगे, ये -2m इधर भेजो तो हो जाएगा +2m बराबर, इधर हो जाएगा 114.3। अब ये 42 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 42 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर हो जाएगा आपका 2m, इधर घटाओगे तो या तो 0 3 इसी तरह रहेगा, और यहाँ से 4 में से 2 जाएगा तो 2, यहाँ पे 11, 11 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 7, 72.3। अब यहाँ से अगर हम m निकालें, m मतलब माध्य निकालें, तो हो जाएगा आपका 72.3 बटे में 2। जब इसे कटाएंगे तो 2 तिहाई 6, फिर 12 आ जाएगा, फिर 2 6 12, फिर 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, 36.15। तो m बराबर आ जाएगा 36.15 किसका वैल्यू, तो यहाँ माध्य का वैल्यू आ गया 36.15। देखिए दिया है बिल्कुल, अगर सही आपने लगाया होगा तो जरूर देगा 36.15 मतलब बी वाला ऑप्शन। तो हो ही नहीं सकता है कि अगर आप फार्मूले बढ़िया से लगाए हो, कैलकुलेशन आपकी बढ़िया है, तो आंसर बिल्कुल सही आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न देखिए क्या है, 4 नंबर के लिए प्रश्न है, और यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित बारंबारता बटन का बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, बहुलक वर्ग पूछ रहा है कि क्या होगा। वर्ग अंतराल आपको दे रखा है, बारंबारता आपको दे रखा है। ठीक है, वर्ग अंतराल और बारंबारता, बहुलक वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी।
तो सबसे ज्यादा बारंबारता तो इस 18 की दिख रही है, 18 ही सबसे ज्यादा ना बारंबारता। तो 18 का बहुलक वर्ग ही जो कहलाएगा वो बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो 18 का बहुलक वर्ग क्या है? 15 और 20। तो 15 और 20 का मतलब डी वाला ऑप्शन यही कहलाएगा आप लोगों का बहुलक वर्ग। तो जिसकी बारंबारता ज्यादा वही कहलाएगा बहुलक वर्ग। तो 15 और 20। क्लियर है? कोई डाउट आप लोगों को नहीं? इतने सिंपल सिंपल प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कि आसानी से बस एक बार देख के गए होगे तो सारे क्वेश्चन करके चले आओगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5वां। तो देखिए कैसे लगाएंगे कि प्रश्न कह रहा है कि 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रक्रिया होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझो कि मान लेते हैं कि कोई एक तस्वीर वाला पत्ता है, कोई एक मान लेते हैं, कोई भी आप मान सकते हो। मान लो कि ई मैंने मान लिया कि ई एक जो है तस्वीर वाला पत्ता है। तो गड्डी में तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी होगी? 12। क्या होंगे? 12 होंगी। और टोटल पत्तों की संख्या कितनी है? टोटल पत्तों की संख्या क्या है? 52। ठीक है, टोटल पत्तों की संख्या कितनी है? 52। तो टोटल वाला हमेशा नीचे रहेगा कि टोटल पत्तों की संख्या 52 है, और एक तस्वीर वाले पत्तों को प्राप्त करने की प्रक्रिया है जो कि क्या है? 12 है। तो यहां से जब हम निकालेंगे, अगर कटा दूं मैं 3 से, 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, 4 से कटा दो, सिंपल हो गया। 4 तिहाई 12 और 13 चौको 52, 3/13। 3/13 जो है इस प्रश्न का क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। बात खत्म, इतना ज्यादा सिंपल है। तो 3/13 देखिए ऑप्शन में दिया है, 3/13 का मतलब आप देख पा रहे हो सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इतने सिंपल सिंपल प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का अंतर होगा। ठीक है, कोई एक परिमेय संख्या है और कोई एक अपरिमेय संख्या। मान लेते हैं कि 2 जो है परिमेय संख्या है, ठीक है, और करड़ी में 3 जो है अपरिमेय संख्या है। तो अगर मैं इसका अंतर कर दूं तो अंतर करने पे आ गया 2 माइनस करड़ी में 3। तो अब यह कैसी संख्या है? तो समझ कि यह हमेशा आपका सदैव अपरिमेय संख्या कहलाएगा। सदैव क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। तो कोई भी एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, उसमें आप चाहे जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, वो हमेशा आपको अपरिमेय संख्या देखने को मिलेगा। तो ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? और 4 ऑप्शन दिया, इन 4 ऑप्शन बताना है कि कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या इन चारों ऑप्शन में से क्या है? अगर मैं इसको हल करूं तो इसको करूंगा करड़ी में 3 बटे करड़ी में 5। तो इसको मैं ऐसे एक कोष्टक में लिख सकता हूँ, मतलब एक करड़ी में लिख सकता हूँ 3 बटे के 5, ऐसे में लिख सकता हूँ। तो 3/5 तो ऐसे भी आपका अपरिमेय है, ये तो होगा नहीं। इसको अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि दोनों अलग अलग है तो दोनों साथ में लिख सकता हूँ कि 2 × 7, मतलब करड़ी में कितना आ जाएगा? 14। ये भी आपका क्या है? अपरिमेय संख्या ही है। हमको परिमेय बताना है, ये वाला देखिए। तो ये आपका a+b और a-b। तो अगर करड़ी में 5 गुणा करड़ी में 5 करूँ तो हो जाएगा करड़ी में 5 का होल स्क्वायर, माइनस प्लस गुणा माइनस में करोगे तो माइनस ही होगा। करड़ी में 7 गुणा करड़ी में 7 करोगे तो हो जाएगा करड़ी में 7 का होल स्क्वायर। जब इसे हल करेंगे तो करड़ी में 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आ जाएगा, करड़ी में 7 का स्क्वायर करोगे तो 7। अब 5 में से 7 जाएगा तो -2, और -2 क्या है? परिमेय संख्या होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि -2 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, और ये हो गया p/q के रूप में, और q जो है 0 भी नहीं है। तो हो गया कि नहीं परिमेय संख्या। और ये तो वैसे भी नहीं होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4×3। तो 4×3 का मतलब क्या होगा? कुछ नहीं, इसको ऐसे होगा करड़ी में 4 करड़ी में 3। तो अगर इसका निकाल भी दोगे तो ये हो जाएगा 2 करड़ी में 3, जो कि फिर भी आपका अपरिमेय संख्या हो रहा है। परिमेय संख्या आपका सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया आप लोगों को? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8वां। देखिए प्रश्न है कि बिंदुओं a, b और b, -a के बीच की दूरी होगी। अब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ पे पूछ लिया। चलिए बहुत सिंपल है, भी बस फार्मूला याद रहेगा तो बिल्कुल आसान तरीके से इसको लगा पाओगे। तो यहाँ पे 2 बिंदु दिया है, एक तो बिंदु है a, b, और एक बिंदु है यहाँ पे b, -a। इसको हल करना है। आपको मालूम है कि ये आपका x1 और ये आपका y1 कहलाएगा, यह वाला बिंदु आपका x2 और यह वाला आपका y2 कहलाएगा। ये बात तो आपको मालूम है। अब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है करड़ी में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यह 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है। ठीक है, आप चाहोगे तो x2 में से x1 घटा दो, y1 का आगे तो y2 को पीछे करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर, इधर आप y1 लिखिए, y1 - y2 का होल स्क्वायर, एक सीक्वेंस में लिखेंगे तो सही रहेगा।
आप चाहोगे तो उसको आगे आप इस तरह भी लिख सकते हो, मैं लिख भी देता हूँ। आप चाहोगे तो इस फॉर्मूला को ऐसे भी यूज कर सकते हो कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या तो x1 को पहले कर दो, x2 को बाद में कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर में कोई फर्क नहीं आता है। तो चलिए कोई भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं, चलिए नीचे वाला ही कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हल करते हैं, तो हो जाएगा करनी में x2, अब x2 का वैल्यू कितना है b, तो आप रखोगे b माइनस x1, x1 की वैल्यू यहाँ पे a, तो b माइनस a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है यहाँ पे माइनस के a माइनस y1 का वैल्यू है यहाँ पे b, इसका हो गया होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर करेंगे इसका तो हो जाएगा आपका करनी में b माइनस ए का होल स्क्वायर। तो आपको फार्मूला मालूम है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको मालूम ही होगा। फार्मूला कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसी का लगाते हैं तो लिखेंगे ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a की जगह हम बी लिखेंगे और बी की जगह यहाँ पे ए है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab टूट गया, बीच में प्लस है तो आप प्लस लगा दो। इसको तोड़ो तो ए स्क्वायर मतलब माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2a और b, ठीक है। इस तरह इसको लिखेंगे। यहां तक समझ आ गया आप लोगों को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा 2ab प्लस माइनस ए का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस में होगा हो जाएगा बीच में प्लस 2ab। यहाँ तक सारे बच्चों को समझ आ गया। तो प्लस 2ab से माइनस 2ab क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो बचा क्या यहाँ पे, देखिए ए स्क्वायर यहाँ पे भी है, ए स्क्वायर यहाँ पे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे भी है प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो हो जाएगा 2b स्क्वायर। अब यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ कुछ कॉमन लिया नहीं जा सकता है। क्या कॉमन लोगे, कुछ नहीं ले सकते हो। तो यहाँ पे आंसर आ गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर करनी में। देखिए ऑप्शन में दिया है, तो देखिए ऑप्शन में डी वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोगों को, डी वाला जो है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया आप लोगों को, कोई भी डाउट अब तक बताए, कोई भी समस्या हो रही है, बिल्कुल नहीं, आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। सारे क्वेश्चन एक बार अपने घर पे सॉल्व कर लेंगे ना, इसके बाद तो फिर आप लोगों का काम बन गया, आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व करके चले आओगे। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या है, चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 पेज मेरे ले लिया। प्रश्न नंबर 9 है कि द्विघात बहुपद दिया 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल होगा। अब यहाँ पे शून्यकों का योगफल पूछा है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। इसके लिए फार्मूला चलता है मेरे प्यारे बच्चों, फार्मूला मालूम है तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। लिख लीजिए शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, तो शून्यकों का योग ज्ञात करना है तो यहाँ पे लिखेंगे आप कि माइनस एक्स का गुणांक और बटे में लिखोगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यह फार्मूला होता है, ठीक है। तो बस सिंपल, माइनस लगा तो माइनस एक्स का गुणांक माइनस के 4 है, तो यहाँ माइनस के 4 लिख दोगे। बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 4 है, तो नीचे 4 लिख दोगे। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऊपर तो प्लस 4 और नीचे आपका 4 है ही, तो 4 से 4 जब भाग दोगे तो आ जाएगा 1। यही शून्यकों का योगफल है, 1 का मतलब पहला वाला ऑप्शन। अब बताइए, इतने ज्यादा सिंपल प्रश्न है, एक बार बस वीडियो आप देखे रहोगे तो सारे प्रश्न बिल्कुल करके आप चले आओगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वां है, रैखिक समीकरणों के युग में आपको दिया है x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16 के हलों की संख्या होगी। मतलब कैसा होगा, अनंत हल होगा कि कोई हल नहीं, कि केवल एक हल होगा कि 2 होगा। तो यहाँ सिंपल आप सबसे पहले कर लो कि ये पहला रेखा का समीकरण है और ये दूसरा रेखा का समीकरण है, तो यहाँ से a1 b1 c1 निकालो, यहाँ से a2 b2 c2 निकाल लो, तुलना कर देना। देखिए कैसे, तो यहाँ से a1 क्या होता है, यक्स का गुणांक, तो यक्स के आगे कुछ नहीं है तो एक छिपा है, तो a1 का वैल्यू 1 हो गया। इसी तरह a2 का वैल्यू, तो अरे a2 का वैल्यू क्या निकलेगा, ठीक है, a1 a2 कह रहा हूँ, b1 निकलेगा ना, b1, तो a1 का वैल्यू 1, b1 का वैल्यू, b1 क्या होता है y का गुणांक, तो y का गुणांक के आगे कुछ नहीं तो एक छिपा है, लेकिन माइनस भी लगा तो माइनस के 1 हो जाएगा। इसी तरह c1 निकाल लीजिए, c1 बराबर अचर पद जो कि 8 है, तो आपने 8 लिख दिया। अब देखिए a1 b1 c1 आपने निकाल दिया। इसी तरह दूसरे रेखा के समीकरण से आप
A2 निकालोगे, B2 निकालोगे और C2 निकालोगे। तो A2 का मतलब x का गुणांक, x का गुणांक 3 है तो आप 3 लिखोगे। B2 का गुणांक मतलब y का गुणांक -3 है तो -3। C2 मतलब अचर पर जो कि 16 है तो आप लिख दोगे 16। अब सब कुछ निकल गया, अब बस तुलना कर दीजिए। ठीक है, अनुपात ले लीजिए किसका, A1 बटा A2 का अनुपात अलग ले लीजिए, B1 बटा B2 का अनुपात अलग ले लीजिए और C1 बटा C2 का अनुपात अलग ले लीजिए। तो A1 बटा A2, A1 का वैल्यू 1 और A2 का वैल्यू 3, ये आ गया 1/3। B1 बटा B2, B1 का वैल्यू -1 और B2 का वैल्यू यहाँ पे -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ गया 1/3। इसी तरह C1 बटा C2, C1 का वैल्यू 8 और C2 का वैल्यू 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2। तो यहाँ एक चीज देखिए, ये तो दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। कहने का मतलब है कि A1 बटा A2 बराबर हो जा रहा है B1 बटा B2 के, लेकिन यह वाला पद जो है बराबर नहीं हो रहा है C1 बटा C2 के। तो जब भी इस तरह का कोई निकाय बने तो वहां पे हमको कहते हैं कोई हल नहीं। क्या बोलते हैं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं मतलब देखिए ऑप्शन में दिया है तो इसको हटाता हूं, कोई हल नहीं मतलब बी वाला ऑप्शन। देखिए बी वाला ऑप्शन दिया ना, तो बिल्कुल आसान आसान टॉपिक है, क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या है कि यदि समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो के का मान है। जब इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो एक मूल दिया है मतलब किसकी वैल्यू दे रखा है, वो एक्स की वैल्यू दे रखा है। तो देखिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स आप 2 रख दो तो हो जाएगा 2 स्क्वायर, माइनस के गुणे एक्स आ गया तो एक्स आप रख दो 2, फिर -8 बराबर 0। तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, और माइनस के गुणा 2 में करोगे तो हो जाएगा 2 के और -8 बराबर 0। अब देखिए 4 और -8 कितना हो जाएगा, तो 4 अब -8 का मतलब हो जाएगा -4, अब -2 के बराबर 0। अब यहाँ से -4 इसी साइड रहने लीजिए, -2 के उधर जाएगा तो +2 के। यहाँ से जब आप के निकालोगे तो आ जाएगा -4/2, कटाओगे तो के बराबर आ जाएगा -2, जो कि दिया है ऑप्शन में। बिल्कुल बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला। तो देखिए क्या प्रश्न है बताइए, 1 मिनट में आप सारे प्रश्नों को करके चले आओगे। तो प्रश्न 11 यहाँ पे क्या हो गया, अच्छे तरीके से मैंने कंप्लीट करा दिया। प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समांतर श्रेणी, देखिए एपी दिया है, समांतर श्रेणी दिया है 10 7 4 फिर डॉट डॉट 20वां पद पूछा कि 20वां पद क्या होगा। तो यहाँ पे आपको सीरीज जो है वो है 10 7 फिर 4 डॉट डॉट, यहाँ हमसे पूछा है कि 20वां पद बताइए कि 20वां पद क्या होगा। तो यहाँ पे सिंपल आप चीज देखिए, नोटिस कीजिए, यहाँ ए तो हो जाएगा 10 क्योंकि ए पहला पद क्या है 10 है। अगर हम डी की बात करें, सर्वांतर की अच्छी, तो डी कैसे निकलता है, 7 में से 10 घटा दीजिए, तो 7 में से जब 10 घटाओगे तो डी बराबर आ जाएगा -3। तो डी बराबर -3 आ गया और ए बराबर क्या आ गया आपका 10 आ गया। और एन टोटल संख्या कितनी है, 20वां पद पूछा है तो एन का वैल्यू भी कितना है 20 है। अब आपको बस फार्मूला की जरूरत है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी पद निकालना है, एनवा पद निकालना हमको, तो यह फार्मूला होगा एनवा पद का कि ए प्लस n-1d, यह फार्मूला होता है। अब बस आपको करना क्या है कि वैल्यू रखना है। तो हो जाएगा ए, एन मतलब 20वां पद पूछा है तो 20 बराबर ए का पद कितना है, ए का वैल्यू 10 प्लस एन मतलब 20 -1 डी सर्वांतर कितना आया था जी, सर्वांतर -3 आया था तो -3 रख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 20वां पद बराबर, ये हो जाएगा 10 प्लस और 20 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 19, 20 में से जाता 19, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 19 गुणे -3। तो ये हो जाएगा आपका ए 20वां पद 10 प्लस गुणा माइनस में होगा तो माइनस, और 19 कितना होता है 57। अब हो जाएगा ए 20वां पद सीरीज का, तो 10 - 57 का मतलब होता है -47। तो यहाँ 20वां पद क्या आ गया 47 आ गया। क्या यही आंसर है, जी बिल्कुल यही आंसर है, -47 देखेंगे दिया है तो -47 का मतलब ए वाला ऑप्शन, देखिए ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या पूछा हुआ है, चलिए देखिए क्या है प्रश्न, कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर तक PQ की लंबाई होगी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसे इसको हल करेंगे ध्यान से समझिएगा।
ठीक है, बहुत प्यारा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 10 डायग्राम आप बना दोगे तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसान तरीके से कर पाओगे। बोला है यहाँ पे कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, तो देखिए एक में वृत्त बना लेता हूँ यहाँ पे। यह वृत्त है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ये इसका केंद्र है जो कि ओ सेंटर है। कह रहा है कि वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। तो केंद्र O से अगर कोई एक रेखा में आप खींचूं जो कि बिंदु Q है, ठीक है, और यहाँ से बिंदु P पे एक स्पर्श रेखा है जो कि उससे मिलाती हुई जा रही है, ये वाला, और ये कितने अंश का है, 90 अंश का है। क्वेश्चन में ये चीज बोला है। तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर थे, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और बोला है कि OQ 12 सेंटीमीटर, तो OQ की लंबाई यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। इसके बाद पूछा क्या, PQ की लंबाई बताइए, ये वाला लंबाई पूछा हुआ कि PQ की लंबाई बताइए। तो यहाँ पे 90 अंश, तो 90 अंश के सामने भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। तो अगर ये कर्ण हो गया तो छोटी वाली भुजा लंब हो जाएगी, और ये वाला क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। तो आधार के वैल्यू निकालना है, पाइथागोरस नियम लगा दीजिए। पाइथागोरस नियम क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, मतलब OQ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, मतलब PQ का स्क्वायर, लंब चाहे आधार कीजिए चाहे लंब कीजिए, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब OP का स्क्वायर। तो पहले लंब लिखो चाहे आधार लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो OQ का स्क्वायर, OQ मतलब 12, 12 का स्क्वायर बराबर PQ, तो PQ तो हमको निकालना है, PQ का स्क्वायर प्लस OP का वैल्यू कितना दिया है, 10, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे तो 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 बराबर PQ का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 100, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ आ रही है आपको। तो ये हो जाएगा 144 प्लस 100 इधर आएगा तो माइनस के 100 बराबर ये हो जाएगा PQ का होल स्क्वायर। तो 144 में से 100 घटाओगे तो सिर्फ 44 बराबर PQ का होल स्क्वायर। हमें PQ चाहिए, तो PQ हम चाहें तो ये वर्ग उधर जाएगा तो वर्गमूल में, मतलब 44 का क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल। तो 44 को हम क्या लिख सकते हैं, PQ बराबर 44 को हम लोग लिख सकते हैं कि 44 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 11 चौक 44, 11 गुणे 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से PQ बराबर आएगा 4 का वर्गमूल 2 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 11 नहीं आ पाएगा, तो 11 करड़ी में ही रहेगा। 2 करड़ी में 11 सेंटीमीटर जो है वो PQ की लंबाई आएगी। तो 2 करड़ी में 11 देखिए ऑप्शन में दिया है, देखें 2 करड़ी में 11 का मतलब देखिए सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला। समझा गया आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14, 14वां प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। 14वां प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है, संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा लॉजिकल है, समझना पड़ेगा। यहाँ पे दो घन है जिनका प्रत्येक का आयतन दिया है कि 8 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब। तो घन का आयतन ए क्यूब होता है जो कि 8 दिया है। अगर मैं यहाँ ए का वैल्यू निकालूं तो यहाँ पे हमें 8 का क्या निकालना पड़ेगा, घनमूल। तो ए बराबर 8 का घनमूल कितना होता है, 2। तो ए बराबर 2 मतलब कि भुजा हमको मालूम चल गया कि इसकी जो भुजा होंगी वो 2 सेंटीमीटर भुजा का 2 घन है। तो 2 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है और एक घन और है, दोनों को मिला दे रहा है। तो देखिए अगर मैं एक घन यह है, ठीक है, मान लेते हैं एक घन है, इसमें एक घन और मिला दे रहा है। अब घन मिलाने के बाद 2 घन बन गया, दोनों घनों को मिलाने के बाद इसका पूछ रहा है अब 2 घन मिलेगा तो एक घनाभ बन जाएगा। अब ये किसका काम कर रहा है, घनाभ का काम कर रहा है। तो 2 घन मिलके क्या कर रहा है, घनाभ। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पहले देखिए इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी ये चौड़ाई क्या होगी, ये इसके नीचे हाइट क्या होगी। तो लंबाई देखिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घन के बराबर ही होती है, लेकिन यहाँ पे 2 सेंटीमीटर यह है, 2 सेंटीमीटर यह, लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे अंतर क्या हो जाएगा, सिर्फ लंबाई 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि यह 2 सेंटीमीटर का है, यह 2 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का। बाकी ऊंचाई की अगर बात करें तो ऊंचाई तो आपका सेम ही रहेगा, 2 ही सेंटीमीटर रहेगा। अब चौड़ाई भी आपकी 2 ही सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। देखिए चौड़ाई भी 2 ही सेंटीमीटर रहेगा, ऊंचाई भी 2 ही सेंटीमीटर, बस बढ़ेगा तो सिर्फ लंबाई बढ़ेगा, क्योंकि 2 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो लंबाई मालूम चल गया, चौड़ाई मालूम चल गया, ऊंचाई मालूम ही चल गया। आपसे पूछा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बस फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या कहता है कि 2 कोष्टक में लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई और प्लस लंबाई ऊंचाई, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ सिंपल रख लो वैल्यू, ये हो जाएगा 2 कोष्टक में एल, एल का वैल्यू कितना है 4, तो 4 गुणे बी, बी का वैल्यू 2 प्लस बी का वैल्यू 2 गुणे एच का वैल्यू भी 2 ही, प्लस लंबाई 2 ऊंचाई भी, लंबाई 4 सॉरी, लंबाई 4 और ऊंचाई आपका 2। तो इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 दूनी के 8 प्लस 2 दूनी के 4 प्लस 4 दूनी के 8, हल करोगे तो 2 8 8 16 4
20, अब 20 को गुणा 2 में करोगे तो 20 दूनी के 40। हालांकि क्षेत्रफल निकाले हो तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया, ध्यान आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात खत्म। तो यह प्रश्न है 40 का मतलब देखिए 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को ऐसे सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई भी डाउट हो रहा है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न नंबर है यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 15। क्या बोला है प्रश्न नंबर 15? देखिए क्या है प्रश्न नंबर 15 कि यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्यखंड का कोण होगा। यह भी प्रश्न फार्मूला बेस्ड प्रश्न है। फार्मूला जब तक याद नहीं रहेगा तो देखिए इस प्रश्न को आप नहीं हल कर पाओगे। देखिए कैसे हल करते हैं इसको, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या करें, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त खंड है ना, तो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, आर का वैल्यू 14 सेंटीमीटर दिया है। चलिए एक बात तो फिक्स है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया है 154 सेंटीमीटर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मालूम है आप लोगों को? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब भी हम लोग निकालते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब निकालते हैं फार्मूला कहता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यह फार्मूला होता है। अब यहाँ से ध्यान से देखो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो ऑलरेडी दे रखा है 154, 154 बराबर थीटा का वैल्यू पूछा है कि कोण कितना होगा, नीचे आप 360 ही लिखोगे, पाई का मान 22/7 लिखोगे, आर आर का वैल्यू जो कि 14 दिया है तो हो जाएगा 14 गुणे 14। बस इसको हल कीजिए। जब इसको हल करोगे, अगर मैं यहाँ से बात करूं हल करने की, तो थीटा अगर मैं निकालूं तो यह चीज कहाँ जाएगी, ऊपर गुणा में, ठीक है, ये चीज कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अगर मैं थीटा की बात करूं तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 154 गुणे 360, और यह 7 भी ऊपर जाएगा, और बटे में क्या जाएगा 22, 14 गुणे 14, यही तो बचेगा। अब इसको कटाइए, चलिए कटाते हैं ध्यान से। तो चलिए कटाते हैं, तो 7 से कटाएंगे तो 7 दूनी के 14 कट गया। 2 से अगर मैं इसको कटाऊं तो 2 साते 14, फिर 2 साते 14, 77 बार में कटा। अगर और छोटा करूं 11 दूनी के 22, 11 साते 77, ठीक है। और छोटा करूं तो 7 दूनी के 14, और छोटा करूं तो 2 दूनी के 4, और 4 नवा 36, 90। तो थीटा बराबर कितना गया, 90 अंश। बात खत्म, पूरा का पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप काट के दिखा दिया आप लोगों को। तो थीटा बराबर 90 अंश, तो देखिए दिया है, बिल्कुल देना चाहिए। थीटा बराबर 90 अंश मतलब बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए, इतना आसान तरीके से एक एक वर्ड में आप लोगों को बता रहा हूँ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16। देखिए प्रश्न नंबर 16 क्या बोला है। प्रश्न नंबर 16 है कि 2 sin 30 अंश गुणे cos 30 अंश का मान। ये बहुत ज्यादा सिंपल है। अब बताइए 2 इंटू साइन 30 अंश का वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो 1/2 गुणे cos 30 अंश का वैल्यू कितना होता है, करड़ी में 3/2, करड़ी में 3/2। अब हल कर लो, तो 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बच गया करड़ी में 3 और नीचे बच गया 2। क्या यही है, बिल्कुल डी वाला ऑप्शन है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि बिल्कुल आसान तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके चले आओगे। चलिए 16वां प्रश्न भी हमने डिटेल में सॉल्व कर दिया। अगला बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न है 17वां कि यदि साइन थीटा 3/4 तो टेन थीटा का मान होगा। देखिए ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब आप बताइए कि साइन थीटा बराबर दे रखा आपको 3/4। आपको मालूम है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे के आधार। क्या होता है, लंब बटे के, साइन थीटा लंब बटे कड़ होता है, सॉरी लंब बटे क्या होता है, कड़ होता है। जब आपको मालूम चल गया कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़ होता है, और आपसे वैल्यू पूछा है हमसे टेन थीटा का, और टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, लंब बटे के आधार, तो लंब बटे के आधार। अब एक चीज नोटिस करो कि लंब की वैल्यू तो मालूम है 3, लेकिन आधार की वैल्यू मालूम है नहीं, आधार हमको निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस नियम क्या कहता है कि लंब का स्क्वायर, यहाँ पे कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही तो कहता है कि कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ का वैल्यू 4 तो 4 का स्क्वायर बराबर लंब का वैल्यू 3 तो 3 का स्क्वायर, आधार आपको निकालना है। तो 4 चौक को 16 बराबर 3 तिहाई 9 प्लस ए स्क्वायर। 16 में से 9 घटा दो बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 और 7 16, 7 बराबर आ गया यहाँ पे आप लोगों का ए स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मुझे ए निकालना है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग है तो उधर जाएगा तो वर्गमूल, करड़ी में 7, तो यहाँ पे करड़ी में 7 आ गया। अब करना क्या है, वैल्यू रखना है। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना वैल्यू है 3, और आधार का वैल्यू आया करड़ी में 7, तो यहाँ टेन थीटा बराबर क्या गया 3 बटे करड़ी में 7। 3 बटे करड़ी में 7 का मतलब देख लो कौन सा ऑप्शन है, 3 बटे करड़ी में 7 मतलब पहला वाला ऑप्शन। अब बताओ, इतना ज्यादा सिंपल है। बस एक बार नहीं कहूंगा, बस एक बार प्रैक्टिस करके जाओगे, सारे के सारे प्रश्न आप करके एग्जाम में चले आओगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18।
कोसेक ए प्लस कॉट ए एक कोष्टक में है, -1 माइनस कोसेक ए का मान पूछा है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। चलिए मैंने पेज ले लिया, देखिए कैसे हल करेंगे। क्या बोला यहाँ पे, कोसेक ए और प्लस यहाँ पे दिया है कॉट ए, एक कोष्टक में है और बीच में लगा है माइनस, फिर लिखा है माइनस कॉस ए। ठीक है, इसका मान पूछा है। अब देखिए सिंपल करेंगे क्या हम लोग, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ माइनस है नहीं, इक्वेशन मिस्टेक है, बीच में माइनस नहीं गुणा का चिन्ह है, ये बीच में गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगा लीजिएगा। माइनस नहीं है, बीच में गुणा का चिन्ह है। तो कोसेक ए, कोसेक ए को लिख सकता हूँ मैं 1/साइन ए, ये फार्मूला होता है, मत कहिएगा कि कहाँ से फार्मूला रहा है। कोसेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1/साइन ए, प्लस कॉट ए को लिख सकता हूँ मैं कॉस ए बटे में साइन ए। ठीक है, कोष्टक को कर दिया मैंने पैक, और ये बाहर हो जाएगा आपका 1 माइनस के कॉस ए। अब यहाँ से एलसीएम लेता हूँ, तो साइन ए का एलसीएम लूंगा तो साइन ए, तो साइन से साइन कैंसिल, ऊपर एक, साइन से साइन कैंसिल, ऊपर कॉस ए। ठीक है, और इधर हो गया आप लोगों का 1 माइनस के कॉस ए। अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस ए और गुणा में है 1 माइनस कॉस ए। तो आप फॉर्मूला याद होगा आपको कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, अब माइनस कॉस के स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर ए, अब बटे में हो जाएगा आपका साइन ए। अब यहाँ से देखिए आपको मालूम है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो साइन स्क्वायर ए होता है। फॉर्मूला सर्वसमता वाला जानते हो आप लोग, और नीचे आपका साइन ए। तो साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है कि साइन ए इंटू साइन ए, 2 बार लिख सकते हैं। और नीचे इधर बच गया आपका साइन ए, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल, आंसर क्या बच गया आपका साइन ए। क्या यही आंसर है? बिल्कुल, देखिए दिया ऑप्शन में, तो साइन ए, डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, अब ऐसे ऐसे प्रश्न नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे इसको। अगला प्रश्न देखिए, इसको भी बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। चलिए देखिए इसको कैसे लगाएंगे। अब देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर है बटे में 1 माइनस कॉट स्क्वायर है का मान पूछा है ना, तो इसको भी उसी तरीके से लगाएंगे, फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। अब ध्यान से समझिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे 1 माइनस लगा दिया। टेन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ वही फार्मूला कि साइन स्क्वायर ए और बटे में कॉस स्क्वायर ए, ये फार्मूला यूज कर सकता हूँ, आप जानते हो पढ़े होगे तो। बटे में 1 माइनस कॉट स्क्वायर आ गया, बस ऊपर कर दीजिए, ये इसका फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इतना कर दिया आपने बराबर में। अब ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर ए का गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और बट्टे में क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए। फिर पूरा बटा लगाओ, इसी तरह साइन स्क्वायर ए का गुणा इसमें करोगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और बट्टे में साइन स्क्वायर ए। इतना तो आप लोग जानते ही, इतना तो आप लोगों को बहुत भली भांति आप लोगों को मालूम है। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से एक चीज समझिए कि यह जो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है उसको आप इसी तरह नोट कीजिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और बटे में नीचे क्या है आपका कॉस स्क्वायर ए। यह भाग में इसको गुणा में चेंज कर देंगे, गुणा में चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, और नीचे आपका साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया? अब एक चीज ध्यान से आप नोटिस एक चीज देखिए, ये आपका कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ये आपका साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है। अगर कॉस को आगे करना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिखना पड़ेगा कि कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए गुणा, ऊपर तो साइन स्क्वायर ए ही रहेगा। इसको अगर मैं कॉस स्क्वायर ए को आगे करूं कि कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं पीछे करूं, तो यहाँ मुझे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। माइनस लगा देंगे तो इधर हो जाएगा आप लोगों का। इतना चीज आप लोगों को समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को नहीं? अब यहाँ से एक चीज देखिए कि ये वाला पोर्शन तो कैंसिल हो रहा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। बिल्कुल, ऊपर क्या बच गया? साइन स्क्वायर है, नीचे क्या बच गया? कॉस स्क्वायर है, लेकिन ये वाला माइनस लेगा अपने साथ, तो साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर है, फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस के, अरे माइनस के टेन स्क्वायर है, ये तो फार्मूला कहता है। बिल्कुल यही आंसर है जी, माइनस टेन स्क्वायर है। तो माइनस टेन स्क्वायर ए मतलब बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? कोई भी डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न नंबर आपका है 20वां। देखिए 20वां प्रश्न क्या बोला है, देखिए इस सवाल को बोला है कि दिए गए चित्र में, जो चित्र देख रहे हो कि क्यूपी क्यूएस 3 सेंटीमीटर है। देखिए पूरा का पूरा वैल्यू मैं लिख दिया, अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा पूरा। बोला है कि दिए गए चित्र में यदि क्यूपी और क्यूएस 3 सेंटीमीटर है, तो देखिए क्यूपी 3 सेंटीमीटर, क्यूएस भी यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है। एस आर 1.5 सेंटीमीटर, तो देखिए यहाँ पे एस आर 1.5 सेंटीमीटर,
पीटी जो है 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो पीटी बराबर 2.8 सेंटीमीटर। टी आर का वैल्यू पूछ रहा है कि इसका वैल्यू हमें बताइए। तो देखिए ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कैसे हल करोगे। इसमें बोला है कि टी आर की वैल्यू। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करो कि इस चित्र में यस टी जो है वो समानांतर है क्यूपी के, ठीक है। इस चित्र में एस टी क्यूपी के समानांतर है। इस चित्र में यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे सवाल होना चाहिए कि दिए गए चित्र में एस टी जो है वो क्यूपी के समानांतर है। एस टी का मतलब ये वाला, एस टी जो है वो क्यूपी के समानांतर है। ये दोनों भुजाएं क्या है, समानांतर है। ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो यहाँ लिख लेना कि दिए गए चित्र में एस टी क्यूपी के समानांतर है, बाकी सबसे में। तो अगर दोनों चीजें समानांतर हैं तो हम जानते हैं कि आधारभूत प्रमेय के अनुसार कि इसके भुजाएं समानुपाती होंगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एस आर बटे में यस क्यू भुजा जो है वो टी आर बटे में टीपी के बराबर होगी। मतलब समझ लीजिए एस आर मतलब एस और आर, ये वाले भुजा वो एस क्यू के अनुपात में हो जाएंगे। या टी आर और यहाँ पे आपके टीपी भुजा समानुपाती हो जाएंगी। अब यहाँ पे आपको वैल्यू रखना है। देखिए मैं एक पेज ले लेता हूँ, इसके बाद रख के दिखाता हूँ। एस आर, ठीक है, एस आर की वैल्यू कितना है 1.5। एस क्यू, ठीक है, एस क्यू की वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो एस क्यू की वैल्यू यहाँ पे अगर देखें एस और क्यू, एस क्यू की वैल्यू 3, तो एस क्यू की वैल्यू क्या रखेंगे 3 बराबर टी आर, टी आर तो हमें ज्ञात ही करना था। टीपी, टी की वैल्यू क्या गया टी और पी 2.8, 2.8 बिल्कुल आराम से खोज लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अगर हल करें तो ये 10 हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ा देंगे, तो 15 कम 15, 15 दूनी 30, तो हो जाएगा 1/2 बराबर टी आर बटे में 2.8। तो 2 को गुणा टी आर में करोगे तो हो जाएगा 2 गुणा टी आर बराबर ये हो जाएगा 2.8, क्योंकि 2.8 गुणा में करोगे तो 2.8 ही आएगा। तो यहाँ से मैं टी आर निकालूं तो हो जाएगा 2.8 बटे में 2, कटा दो तो 2 कम 2, 2 दूनी के 4। तो यहाँ टी आर का वैल्यू आ गया कितना 1.4। बात खत्म। 1.4 दिया है, बिल्कुल डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बस देखिए यही चीजें हैं, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों अभी तो हमने सिर्फ खंड अ किया 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बाकी सारे प्रश्न तो बाकी हैं। तो वीडियो काफी बहुत बड़ी हो गई, क्योंकि एक एक स्टेप में बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि एग्जाम में भी प्रश्न छूटे नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग खंड ब वाले प्रश्न जितने वो करेंगे।